हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 में आई मूवी PS2 को, यानी पोनियन सेल्वन पार्ट 2 को। दोस्तों, इस मूवी के फर्स्ट पार्ट यानी PS1 पोनियन सेल्वन पार्ट 1, इस मूवी को मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो उस वीडियो को भी अगर आप देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। इस मूवी की शुरुआत में हम लोगों को यंग नंदिनी और आदित्य करिकालन की लव स्टोरी दिखाई जाती है। आदित्य करिकालन उसकी कम ही उम्र से नंदिनी से प्यार करने लगता है। लोगों से बचते बचाते उन दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगता है। लेकिन इन्हीं सभी चीजों के बीच एक दिन आदित्य अपने पिता की मदद करने के लिए युद्ध पर चला जाता है। इसके कई दिनों बाद अपने प्यार को पूरा करने के लिए जब आदित्य वापस आता है तो वो वापस आने के बाद नंदिनी को उसके साथ उसके घोड़े पर बिठाकर पूरी प्रजा के सामने उसकी माँ के पास ले जाता है। आदित्य करिकालन अपनी माँ से कहता है कि यही है तंजोर की होने वाली महारानी। उसका इशारा नंदिनी की तरफ था, लेकिन सेम्ब्यूर महादेवी और उसकी बहन कुंदवी इन दोनों का बर्ताव देखने के बाद नंदिनी सहम कर आदित्य के पीछे खड़ी हो जाती है। कुंदवी नंदिनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे अपनी भाभी के रूप में नहीं देखना चाहती थी। लेकिन नंदिनी को जैसे ही सेम्ब्यूर महादेवी के आंखों में भी उसके लिए कोई जगह नहीं दिखती तो वो समझ जाती है कि ये भी मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन इन सब चीजों के होने के बाद भी आदित्य और नंदिनी को लगता है कि उन दोनों का प्यार एक दिन जरूर पूरा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी हो पाता इससे पहले ही आदित्य के अनुपस्थिति में नंदिनी को उसके पूरे परिवार के साथ राज्य से बाहर निकाला जाता है। वो लोग वहाँ पर गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन उनका वहाँ पर कोई नहीं सुनता। जब नंदिनी के चले जाने का पता आदित्य करिकालन को चलता है तो वो दुख से पागल सा हो जाता है और नंदिनी के लिए गुहार लगाता हुआ रहता है। लेकिन उसके बचपन का प्यार उससे हमेशा के लिए छीना जा चुका था। अब यहाँ से पोनियन सेल्वन पार्ट 2 की कहानी शुरू होती है। इस मूवी की कहानी शुरू होने से पहले हम लोगों को अनिल कपूर की नरेटर वॉइस में इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ वो बताया जाता है, जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि 968 ईसा पूर्व चोल साम्राज्य एक भयंकर युद्ध का सामना कर रहा था। राष्ट्रकूटा का राजा कोर्तिकन तंजोर पर आक्रमण करने के लिए एक विशाल सेना एकत्रित कर रहा था। वीर पांड्या की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए पांड्याओं ने चोर राज्य में घुसपैठ करना शुरू कर दी। सुंदर चोल के ताऊ गंधर आदित्य के पुत्र गंधर आदित्य अपने पिता की इच्छा और अपने माँ के आदेश के विरुद्ध सिंहासन की लालसा कर रहे थे। चोल साम्राज्य के कोष अध्यक्ष वीर योद्धा पर्वतेश्वर और अन्य राजा मधुरांतन के समर्थन में खड़े थे। पर्वतेश्वर की बीवी नंदिनी ने चोल साम्राज्य का खात्मा करने के लिए पांड्य हत्यारों के साथ साठगांठ कर ली थी। राजकुमार अरुण मोजी बर्मन को सिंगला में बंदी बनाने का महाराज से राजसी आदेश ले लिया, परंतु अरुण मोजी को वापस लाने वाला जहाज समुद्र के बीच एक तूफान में फंसकर डूब गया। अरुण मोजी के मृत्यु के समाचार ने साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। पोनियन सेल्वन के डूबने का कारण नंदिनी ही है। अत्यंत क्रोधित आदित्य करिकालन अपनी सेना के साथ तंजोर की तरफ बढ़ने लग गए। यहाँ पर अनिल कपूर की नरेटर वॉइस खत्म हो जाती है और हमें PS2 की कहानी आगे दिखाई जाती है। पार्थिबन जब पल्लवों के तट पर पहुंचता है तो वहाँ पर सभी लोग उससे पोनियन सेल्वन के बारे में पूछ रहे होते हैं। लेकिन तब पार्थिबन इन लोगों की शंका को सच में बदलने के लिए ये कह देता है कि पोनियन सेल्वन पानी में डूबकर मर गए हैं। इसके बाद यहीं पर पार्थिबन की मुलाकात नंदिनी से होती है। तो नंदिनी पार्थिबन को चोल साम्राज्य के अच्छे भविष्य के सपने दिखाकर उसे अपनी सुंदरता के वश में कर लेती है और उससे कहती है कि आदित्य करिकालन को पार्थिबन के द्वारा कडम्बुर महल में बुलाने के लिए कहती है। तब पार्थिबन भी इस बात के लिए मान जाता है। चोल साम्राज्य के सिंहासन का एक और दावेदार मधुरांतकन पोनियन सेल्वन की मरने की खबर आने के बाद खुद को चोल साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और फिर आदित्य करिकालन को हराने के लिए चोलों के दुश्मन राष्ट्रकूटा के राजा खोत्रिगन से भी हाथ मिला लेता है। इस दोस्ती को पुख्ता करने के लिए राजा खोर्तिगन उसकी बेटी माधुरी और मधुरांतन के विवाह का प्रस्ताव रखता है। इसी के साथ राजा खोर्तिगन बिना किसी खून खराबे के मधुरांतन को चोल साम्राज्य की गद्दी पर बिठाने का वादा करता है। ये सब करने की वजह खोर्तिगन की आदित्य करिकालन से अपना पुराना बदला लेने की थी। पोनियन सेल्वन की मरने की खबर चारों तरफ फैल गई थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो अभी तक मरा नहीं है, बल्कि तेज बुखार की वजह से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। पोनियन सेल्वन की आंखें बंद थी और वो कांप रहा था, लेकिन उसकी बंद आंखों में भी एक बूढ़ी औरत का ख्याल घूम रहा था, जिसकी शक्ल बिल्कुल नंदिनी से मिल रही थी, जो उसे पानी से बाहर लाई थी। इसके बाद वल्लवरायन वांतियाथेवन पोनियन सेल्वन को बचाने के लिए खुद को चोलों के दुश्मन यानी पांड्य हत्यारों को सौंप देता है
और पोनियान सेल्वन को बचा लेता है। इस बीच पोनियान सेल्वन की रक्षा करने वाले कुछ लोग पोनियान सेल्वन को नागापट्टिनम के चूड़ामणि विहार में इलाज के लिए ले आते हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु पोनियान सेल्वन का इलाज करते हैं। दूसरी तरफ पार्थिबन नंदिनी का आदेश लेकर आदित्य करिकालन के पास आता है। पार्थिबन की बातों से आदित्य करिकालन समझ जाता है कि इसे भी नंदिनी ने अपने रूप के वश में कर लिया है। लेकिन पार्थिबन आदित्य करिकालन को यही कहता है कि राज्य की भलाई के लिए एक बार वो जरूर नंदिनी से जाकर मिले। अब नंदिनी हर पल अपनी साजिश को सफल करने में लगी हुई थी, जिसके लिए वो वीर पांड्यन के बेटे अमर भुजंगा से मिलने भी जाती है, जो चोलों को हराने के लिए गुपचुप तरीके से पांड्याओं की ताकत बढ़ाने में लगा हुआ था। यहीं पर नंदिनी बाकी पांड्याओं के सामने आदित्य करिकालन के खिलाफ अपनी साजिश का खुलासा करती है कि असल में करिकालन को कदमपुर बुलाकर उसकी हत्या की उसने योजना बनाई है। इसी के साथ वो उन लोगों को कहती है कि अगर उन्हें चोलों को जड़ से मिटाना है तो अगली पूर्णिमा को चोल वंश के तीनों महत्वपूर्ण स्तंभों को एक साथ खत्म करना होगा। नंदिनी बंदी बनाए वल्लवरायन वांतिया थेवन से यहीं पर मिलती है। वल्लवरायन उसे पोनियान सेल्वन का जीवित होना बताता है। साथ ही वो उससे ये भी कहता है कि वो उसकी गूंगी बहरी माँ से भी मिला था। अपनी माँ के बारे में सुनने के बाद नंदिनी की आंखें आंसू से भर जाती है और तब वो वल्लवरायन से कहती है कि अगली बार जब वो उसकी माँ से मिले तो उसकी माँ को उसके पास ले आए। इस खबर के बाद वो वल्लवरायन की जान बख्श देती है। पांड्याओं की कैद से छूटने के बाद वल्लवरायन सेम्ब्यूर महादेवी और राजकुमारी कुंदवी के पास पहुंचता है, जहां मधुरांतकन देव पहले से ही शिव भक्तों के भेष में उसके समर्थकों के हुजूम के साथ मौजूद रहता है। एक तरफ मधुरांतकन देव और राजकुमारी कुंदवी के बीच चोलों के सिंहासन के लिए बहस चल रही होती है, तो दूसरी तरफ वल्लवरायन को गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद मधुरांतकन भी राज्य के सिंहासन पर उसका भी अधिकार है ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वल्लवरायन और राजकुमारी कुंदवी के बीच पनप रहे प्रेम को दिखाया गया है। यही वल्लवरायन राजकुमारी कुंदवी को पोनियान सेल्वन जिंदा है ये बताता है। दूसरी तरफ तिरुमलई आदित्य करिकालन से मिलने के लिए पहुंचता है। तिरुमलई भी आदित्य को उसके भाई का जिंदा होने का शुभ समाचार देता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि उसके भाई का इलाज नागापट्टिनम के बुद्ध विहार में चल रहा है। ये सुनकर खुशी के मारे आदित्य करिकालन उसकी अंगूठी तिरुमलई को भेंट के स्वरूप देता है। वही नागापट्टिनम के बुद्ध विहार में अरुण मोजी के हालात पहले से काफी बेहतर थे और उसको होश भी आ चुका था और आंखें खोलते ही जब वो उसके सामने उसकी बहन कुंदवी को दिखता है तो वो उठकर बैठ जाता है। तब कुंदवी उससे पूछती है कि जिस गूंगी औरत ने तुम्हें बचाया वो कौन थी। तब अरुण मोजी कुंदवी के सामने नंदिनी का नाम देता है। अरुण मोजी का जवाब सुनने के बाद कुंदवी को उसको जरा भी यकीन नहीं होता, लेकिन अरुण मोजी उससे कहता है कि नंदिनी पहले भी उसे कावेरी में डूबने के टाइम पर बचा चुकी है। पहले तो अरुण मोजी सीधे सीधे नंदिनी का नाम लेता है, लेकिन बाद में वो कहता है कि वो औरत बिल्कुल नंदिनी जैसी दिखती थी, लेकिन उसके बाल काले की जगह सफेद है, इसलिए शायद वो नंदिनी नहीं कोई बूढ़ी औरत है जो नंदिनी जैसी दिखती है। असल में नंदिनी और उसकी माँ की शक्ल एक जैसे होने की वजह से अरुण मोजी की उलझन जायज ही थी। तब कुंदवी अरुण मोजी से कहती है कि ये कैसे हो सकता है, वो एक माँ की तरह तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकती है। इतने में ही आदित्य करिकालन भेष बदल कर नागापट्टिनम की बौद्ध विहार में अपने भाई से मिलने आता है। लंबे समय के बाद तीनों भाई बहन एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, इस वजह से वो एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन आदित्य करिकालन कुंदवी और अरुण मोजी से कहता है कि वो यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकता, क्योंकि गलती से भी किसी को पता चल गया कि अरुण मोजी यहाँ है तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इसी वक्त कुंदवी आदित्य से कहती है कि उसे कदमपुर नहीं जाना चाहिए, इसके बदले वो उन लोगों को तंजोर बुला ले। कुंदवी आदित्य से ये कहती है कि तुम नंदिनी से मिलना क्यों चाहते हो, जिस पर आदित्य कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि नंदिनी मुझसे क्या चाहती है। उस पर अरुण मोजी कहता है कि जब तुम्हारे मन में नंदिनी के लिए अभी भी इतनी कड़वाहट है तो तुम्हें नंदिनी से नहीं मिलना चाहिए, उन लोगों से तुम मुझे बात करने दो। इस पर आदित्य उसके भाई बहन को उसके लिए परेशान नहीं होने के लिए कहता है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे कारण शुरू हुआ था, इसलिए इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। लेकिन वल्लवरायन की वजह से कुंदवी ऐसा कुछ जानती थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। दरअसल जब नंदिनी पांड्यों को उसकी योजना के बारे में बता रही थी तो वहीं से कुछ दूर वल्लवरायन बेहोश होने का नाटक कर रहा था और एक बंधक के रूप में पड़ा हुआ था, लेकिन उस
उसके कान पूरी तरह से नंदिनी की आवाज पर लगे हुए थे, इसलिए वो राजकुमार को सब कुछ बताने के लिए नंदिनी के साथ इतनी दूर तक आया था। संयोग से आदित्य भी वही था, इसलिए इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा होना जरूरी था। कुंदवई के कहने पर वल्लवरायन ये भी बताता है कि पूर्णमासी के दिन चोल वंश के तीनों शेरों को एक साथ मारने की योजना बनाई गई है और नंदिनी ने अपनी इसी योजना को पूरा करने के लिए आदित्य को कडम्बुर बुलाया है। वल्लवरायन की बातें सुनने के बाद आदित्य पूरी सुरक्षा के साथ कुंदवई को तंजोर जाने के लिए कहता है और अरुण मोजी जैसे ही ठीक हो उसको सही सलामत तंजोर लाने की जिम्मेदारी वल्लवरायन को दे देता है और खुद दुश्मनों से निपटने के लिए अकेला ही कडम्बुर चला जाता है। लेकिन आदित्य जाते वक्त वल्लवरायन को कहता है कि तुम मेरे पीछे कडम्बुर नहीं आओगे वरना काफी बुरा होगा। इसके बाद खतरे को जानते हुए भी आदित्य को उसके कुछ सैनिकों के साथ कडम्बुर महल में जाते हुए दिखाया गया है। लेकिन आदित्य जैसे ही कडम्बुर के किले के अंदर आता है वैसे ही उस किले के द्वार बंद किए जाते हैं। अब आदित्य करिकालन चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था और ये बात उसकी समझ में भी आ गई थी। नंदिनी भी उसके सामने ही खड़ी थी। पांड्य हत्यारे पूरी तरह से अपनी योजना को सक्षम बनाने में लगे हुए थे, क्योंकि ठीक उसी वक्त उन्होंने प्रजा के रूप में अरुण मोजी को उस बुद्ध विहार से बाहर आने के लिए मजबूर कर दिया था। वहाँ पर बार बार अरुण मोजी को मना किया जाता है, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वहाँ की प्रजा के बीच में पांड्य हत्यारे भी है जिनसे अरुण मोजी को खतरा है। लेकिन अरुण मोजी कोई कायर नहीं था और मुंह छुपाकर बैठना उसे जरा भी पसंद नहीं था और वो जानता था कि अगर वो बाहर नहीं निकला तो बाहर खड़े लोग उस विहार को तबाह कर देंगे और उसके रहते हुए वो ऐसा कभी भी होने देना नहीं चाहता था। इसलिए ना सिर्फ उसने बाहर निकलकर प्रजा को अपनी कुशलता का समाचार दिया, बल्कि प्रजा के लोगों ने एक और दिन उसे पूर्णमासी के दिन रुककर उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। तो अरुण मोजी ने उसके लिए भी हाँ कर दी। लेकिन अरुण मोजी के जीवन को लेकर वल्लवरायन और तिरुमलाई का डर बिल्कुल सही साबित होने जा रहा था, तो इसलिए वो दोनों कदम कदम पर अरुण मोजी को सावधान कर रहे थे, क्योंकि पूर्णमासी के दिन बुद्ध विहार और बुद्ध विहार के बाहर चारों तरफ पांड्य हत्यारे फैले हुए थे और वल्लवरायन और तिरुमलई दोनों मिलकर पांड्य हत्यारों के एक आदमी को ढूंढ रहे थे ताकि वो उसे खत्म कर सके। दुश्मन के लोग एक एक करते हुए मरते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। तभी वल्लवरायन और तिरुमलई को ये पता चलता है कि दरअसल अरुण मोजी जिस हाथी की सवारी करने वाला था उसके महावत को ही अरुण मोजी की जान लेने का काम सौंपा गया था। ये जानने के बाद दोनों के दोनों उस तरफ भाग रहे थे जहाँ से अरुण मोजी की यात्रा शुरू होने वाली थी। पर भीड़ और शोरगुल इतना ज्यादा था कि वो लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। इसी बीच अरुण मोजी वानती के साथ उस हाथी की सवारी करने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन भले ही अरुण मोजी के पास थिरुमलाई और वल्लवरायन की आवाजें नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन शायद अरुण मोजी की नजरों ने उन लोगों की नजरों को समझ लिया था। इसलिए अरुण मोजी ने हाथी पर बैठने से पहले हाथी के कान में कुछ कहा और खुद ही उस महावत की जगह ले ली। और जैसे ही अरुण मोजी उस हाथी पर बैठे, उस हाथी ने उसके ही महावत को सूंड में पकड़कर उसे दूर फेंककर उसकी जान ले ली। अरुण मोजी ने ज्यादा खून खराबे से पहले ही दुश्मनों के इरादों पर पानी फेर दिया था। उधर तंजोर पहुंचने के बाद कुंदवई नंदिनी और उस बूढ़ी औरत के बारे में उसके पिता सुंदर चोल से उनका राज जानने की कोशिश कर रही थी। पहले तो सुंदर चोल कुंदवई की बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसके जिद के आगे सुंदर चोल को उसके घुटने टेकने पड़ते हैं। जिसके बाद सुंदर चोल कुंदवई को बताता है कि एक बार मेरे जहाज पर पांड्या सेना ने हमला किया, तब मैं सिंगला राज्य के एक द्वीप पर पहुंचा जहां वहां की एक लड़की ने मुझे बचाया। मैं उस लड़की के साथ कुछ ही दिन रहा। मेरे हृदय में एक जगह उसकी हो गई। चोल साम्राज्य ने मुझे वापस सही सलामत बुलाने के लिए एक जहाज भेजा था। मैं मंदाकिनी का हाथ पकड़कर उस ओर चलने लग गया था कि मैं वापस लौटूंगा। तंजोर आने के बाद भी उसी की सोच में था। मंदाकिनी को तंजोर लाने के लिए अनिरुद्ध को भेजा और अनिरुद्ध वापस उसके समुद्र में डूबकर मरने का समाचार लाया। अपने पिता के मुंह से ये सच जानने के बाद कुंदवई हैरान रह जाती है, क्योंकि उस हिसाब से नंदिनी उसकी बहन लगती थी। इन सभी बातों से नाराज होकर कुंदवई अपने पिता से दूर चली जाती है। तब सेम्ब्यूर महादेवी कुंदवई को बताती है कि जिस वक्त उसके पिता और मंदाकिनी की मुलाकात हुई थी, उस वक्त मंदाकिनी पहले से गर्भवती थी। ऐसे में नंदिनी उसकी बहन कैसे हो सकती थी। उधर कडम्बुर में आदित्य मधुरांतकन को इस शर्त पर गद्दी देने के लिए तैयार हो जाता है कि वो अपनी सेना को अपने साथ ही रखेगा। वो लौटकर कभी तंजोर नहीं जाएगा और कृष्णा नदी
के उत्तर में जिस भी क्षेत्र पर वो कब्जा करेगा वो क्षेत्र उसका हो जाएगा या फिर उसके भाई अरुणमोझी यानी पोनियन सेल्वन का। उसकी इस शर्त पर वहाँ खड़े सभी लोग मान जाते हैं। इसके बाद मंदाकिनी को तंजोर के महल में प्रवेश करते हुए दिखाया गया है। वहाँ पर चारों तरफ पांड्या हत्यारों को देखने के बाद वो उनका पीछा करने लग जाती है। वानथी के चाचा यानी पेलिया वेल्लार ने पोनियन सेल्वन की मरने की खबर सुनकर तंजोर की किले की घेराबंदी कर ली। सेनापति छोटे पर्वतेश्वर को किले पर हमला करने की धमकी दे दी क्योंकि उनका मानना था कि मधुरांतकन को सिंहासन देने के लिए सुंदर चोल को तंजोर के किले के अंदर बंदी बनाकर रखा था। इस सब से डर कर मधुरांतकन एक खुफिया सुरंग से वहाँ से निकल जाता है। आगे यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा हो इससे पहले पोनियन सेल्वन वानथी के साथ वहाँ पर अपने हाथी पर पहुँचते हैं। पोनियन सेल्वन के कहने पर पेलिया वेल्लार अपना आत्मसमर्पण कर देता है। सेनापति छोटा पर्वतेश्वर पोनियन सेल्वन के लिए तंजोर के द्वार खोल देता है। इसके बाद पूर्णिमा से किले में पांड्या हत्यारे घुस गए हैं और सुंदर चोल की जान को खतरा है ये बात फैल जाती है। यहीं पर पांड्या हत्यारों को अरुणमोझी यानी पोनियन सेल्वन जिंदा है इसके बारे में भी पता चल जाता है। तो यहाँ पर वो पोनियन सेल्वन और सुंदर चोल को एक साथ खत्म करने का निर्णय ले लेते हैं। लेकिन वो लोग वहाँ पर कुछ कर पाते इससे पहले ही वहाँ पर मंदाकिनी आकर शोर मचाकर उन सभी को वहाँ से भगा देती है और मंदाकिनी खुद सुंदर चोल के कक्ष की तरफ बढ़ने लगती है। इस तरह की आहट सुनने के बाद सुंदर चोल की आंखें खुल जाती है और सुंदर चोल मंदाकिनी को उसके सामने देखने के बाद भावुक हो जाता है क्योंकि मंदाकिनी के बारे में उसे यही बताया गया था कि उसकी बहुत पहले समुद्र में डूबकर मौत हो गई है। लेकिन आज मंदाकिनी को सही सलामत देखने के बाद सुंदर चोल उससे अपनी गलतियों की माफी मांगने लगता है। लेकिन वो दोनों एक दूसरे को ठीक से देख भी नहीं पाते। इतने में ही सुंदर चोल पर पांड्या हत्यारे अपने तीर कमान छोड़ देते हैं। लेकिन उन तीरों में से एक भी तीर महाराज को लग पाता इससे पहले मंदाकिनी उन तीरों के सामने आ जाती है और सुंदर चोल के पास मंदाकिनी के मरे हुए शरीर के पास अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचता। लेकिन इस पूरे शोर को सुनने के बाद अरुणमोझी भागकर वहां पर पहुंच जाता है जहां पांड्या सैनिक छुपे हुए थे। एक तरफ पोनियन सेल्वन एक एक करके दुश्मनों को काट रहा होता है तो दूसरी तरफ सुंदर चोल मंदाकिनी को मिलकर भी ना मिलने का शोक मना रहा होता है। दूसरी तरफ कडम्बुर में आदित्य की हत्या करने के लिए पांड्या हत्यारे गुप्त रास्ते से कडम्बुर महल में घुसने लगते हैं। वल्लवरायन और नाम्बी यानी कि तिरुमलई चुपके से ये सब देख रहे होते हैं। इसी के साथ मौका देखकर वल्लवरायन भी चुपके से उसी रास्ते से किले के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन किले में जाने के बाद वल्लवरायन आदित्य से ना मिलकर नंदिनी से मिलता है और नंदिनी को आदित्य के साथ कुछ भी गलत ना करने के लिए समझाता है। लेकिन उनकी बात ज्यादा लंबी खिंचती इससे पहले ही वहाँ पर आदित्य की वहाँ पर आने की आहट सुनने के बाद वल्लवरायन वहीं पर दूसरी तरफ छुप जाता है। आदित्य नंदिनी के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। साथ ही वो नंदिनी से ये भी कहता है कि वीर पांड्या को मारने के बाद उसे खुद से ही नफरत हो गई है और अभी वो हर वक्त पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है और वो नंदिनी को उसे मारने का अनुरोध करता है। साथ ही आदित्य उसे ये भी बताता है कि वो इसलिए यहाँ पर आया है ताकि वो नंदिनी के हाथ से मरे। इसके लिए वो नंदिनी के हाथों में तलवार दे देता है और खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। आदित्य को उसके सामने खड़ा हो देखते हुए नंदिनी की नफरत आदित्य के प्यार के सामने टिक नहीं पाती और वो तलवार को फेंक देती है। आदित्य अब नंदिनी के बिना जीना नहीं चाहता था। नंदिनी आदित्य की इस प्यार को देखकर हैरान हो जाती है मगर नंदिनी अपने बीते दिनों को याद करने के बाद उसके पास आदित्य का कत्ल करने के लिए ढेरों वजह थी। लेकिन आदित्य की प्यार की गहराई इन सब वजहों पर भारी पड़ रही थी। पर आदित्य का इरादा पक्का था इसलिए वो उसके बाद उसके पास का खंजर निकालकर अपने और नंदिनी के बीच में रख देता है और फिर कसकर नंदिनी को गले लगा लेता है। खंजर धीरे धीरे आदित्य के शरीर के अंदर घुस रहा होता है। नंदिनी चीखती रहती है लेकिन आदित्य उसे उसके पास से दूर नहीं जाने देता। आदित्य से नफरत करने के बाद भी नंदिनी जानती थी कि उसके दिल में आज भी आदित्य के लिए प्यार है इसलिए वो फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन आदित्य उसकी एक नहीं सुनता। वल्लवरायन और बड़ा पर्वतेश्वर जो आदित्य को बचाने के लिए आते हैं उन्हें दुश्मनों के द्वारा बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद सुध बुध खो चुकी और अपने प्यार के लिए तड़प रही नंदिनी को पांड्या हत्यारे सुरक्षित कडम्बुर के किले से ले जाते हैं। होश में आने के बाद वल्लवरायन पार्थिबन, पल्लव और बाकी राज्यों के पास आदित्य करिकालन की लाश लेकर जाता है। लेकिन आदित्य के दादा वल्लवरायन और कडम्बुर के राजा पर आदित्य के कत्ल का इल्जाम लगाकर उन दोनों को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद आदित्य के शव को तंजोर लाया जाता है जहाँ पर राज्य परिवार और उनके राज्य के लोग अपने राजकुमार
राजकुमार के मरने पर शोक जता रहे होते हैं। एक जहाज पर नंदिनी पांडे हत्यारे आदित्य की मौत का जश्न मना रहे होते हैं, तो नंदिनी भी वहाँ पर ही होती है। वो वहाँ पर अफसोस कर रही होती है, लेकिन उसी वक्त पांडे हत्यारों द्वारा बंदी बनाया गया कमल नयन नंदिनी को बताता है कि वीर पांड्यन ही नंदिनी का पिता था। वीर पांड्यन ने उसकी माँ यानी मंदाकिनी को जबरदस्ती गर्भवती कर दिया। नंदिनी सच को जानने के बाद और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है और फिर वो कमल नयन की बातों को पुष्टि करने के लिए रविदास से पूछती है, तो रविदास उससे कहता है कि ये सारी बातें सच है। ये सब सुनने के बाद नंदिनी बुरी तरह से टूट जाती है, जिसके बाद नंदिनी अफसोस से उसके पति पर्वतेश्वर को कहती है, महाराज मेरी माँ ने मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। मुझे प्रेम करने वाले आदित्य ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। वीर पांड्या मेरी माँ का अपहरण करके मेरे पिता बने और उन्होंने मुझसे ये सब अंत तक छुपाकर मुझे धोखा दिया। सबने मुझसे कुछ ना कुछ चाहा, मुझसे बिना किसी उम्मीद के प्यार करने वाले एक आप ही थे। मुझ पर आपके बहुत एहसान है, अगले जन्म में सब कुछ चुका दूंगी। ये सब कहकर नंदिनी समुद्र के पानी में डूबकर आत्महत्या कर लेती है। इस बीच हम लोगों को पार्थिबन को दिखाया जाता है, जो कि राष्ट्रकूटा की सेना के साथ मिलकर चोलों का विनाश करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि आदित्य करिकालन की मौत में पोनियन सेल्वन का हाथ है। इसलिए पार्थिबन राष्ट्रकूटा के राजा और बाकी अन्य राजाओं के साथ हाथ मिलाकर चोलाओं का वंश करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मधुरांतकन इन सभी लोगों के साथ मिलकर चोलों का विनाश करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसका मकसद चोल साम्राज्य की गद्दी हासिल करना था, ना कि वो उनका अंत करना चाहता था। उधर सुंदर चोल अपने बेटे की मौत के गम से उबर नहीं पा रहे थे कि तभी उन्हें राष्ट्रकूटा की सेना चोल साम्राज्य की सीमा के अंदर घुसने की जानकारी मिलती है। आदित्य का दोस्त पार्थिबन आदित्य की मौत का हत्यारा पोनियन सेल्वन को मानता था, इस वजह से वो पोनियन सेल्वन के खून का प्यासा हो गया था। यहाँ पर इस युद्ध में पोनियन सेल्वन का साथ वल्लवरायन और मधुरांतकन भी देते हैं। लंबे चले इस भयंकर युद्ध के बाद एक बार फिर से चोल सेना जीत जाती है और महाराज पोनियन सेल्वन को नया महाराज घोषित कर देते हैं। लेकिन पोनियन सेल्वन उस मुकुट को लेने से मना कर देता है और उसका सही हकदार मधुरांतकन को बताकर उसका राज्य अभिषेक करता है। इसके बाद पोनियन सेल्वन ने एक विशाल नौसेना बनाई और चोल साम्राज्य का समुद्र पार तक विस्तार किया और 14 साल के बाद मधुरांतकन के मृत्यु के बाद पोनियन सेल्वन ने राजा की गद्दी को संभाला। दोषी पांड्यों को गिरफ्तार करके उन्हें सख्त से सख्त सजा दी। तो दोस्तों ये थी पोनियन सेल्वन पार्ट 2 की कहानी। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।